हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले क्लासेस में हम लोग मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर और वो आपके पीरियड्स में किस तरह से ट्रेंड करता है वो हम लोगों ने देखा था। जैसे लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करता था, नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज करता था, और वहीं मेटालिक कैरेक्टर क्या करता था, आपका मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता था। ऊपर से नीचे जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज करता था, नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज करता था। ये तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था। आज के क्लास में हम लोग इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर से हम लोग नेचर ऑफ ऑक्साइड्स भी पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, जैसे सोडियम, सोडियम जो है एक मेटल है। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाया, Na2, Na2 क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड बनाया। तो ये जो सोडियम ऑक्साइड ये क्या है, स्ट्रांगली बेसिक है। क्या है, ये बेसिक इन नेचर होता है। मेटल्स जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, उसका बेसिक ऑक्साइड, ये जो है आपका बेसिक इन नेचर है। कैसा है जी, बेसिक इन नेचर है। वाइल अगर हम दूसरी तरफ देखें नॉन मेटल का रिएक्शन, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देख लें क्लोरीन के साथ Cl2 प्लस O2 गिव्स Cl2O7, ये जो होता है हाईली एसिडिक होता है। ये होता है आपका हाईली, बहुत ही ज्यादा एसिडिक। तो यहाँ से हम लोग क्या कंफर्म कर सकते हैं कि नॉन मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसका एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि आपका पीरियोडिक टेबल में आपको देख रहे हो इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है कहने का मतलब एसिडिटी क्या हो रहा है, आपका एसिडिटी आपका इंक्रीज कर रहा है, या फिर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। वहीं जा रहे हैं इधर तो क्या हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है, बेसिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज कर रहा है। तो अक्रॉस द पीरियड अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है आपका, इंक्रीज करता है। आगे देखते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। हाँ, डाउन द ग्रुप भी देख लेते हैं। डाउन द ग्रुप क्या, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड मेटल्स, ऑक्साइड ऑफ मेटल इंक्रीजेस। अगर मेटल का बात करें डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर तो और बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर और बढ़ता है और बढ़ता है। तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, और बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर और बढ़ेगा। लेकिन नॉन मेटल्स की तरफ क्या होगा, नॉन मेटल की तरफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो आपका डिक्रीज हो रहा है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है कहने का मतलब एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा आपका, एसिडिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज करेगा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। तो मेटालिक कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा तो एसिडिक कैरेक्टर घटेगा, मेटालिक कैरेक्टर घटेगा तो बेसिक कैरेक्टर आपका घटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो फिर देखते हैं हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी। अब हम लोग पिछले क्लास में देखे थे वैलेंसी के बारे में। तो वैलेंसी में क्या होता है आपका, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है आपका, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड और डोनेटेड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड और डोनेटेड, तो इसी पे आपका रिएक्टिविटी शो करेगा। अगर किसी को एक चाहिए, अगर किसी को एक देना है तो आराम से दे देगा, एक लेना है तो आराम से ले लेगा, यानी कि बहुत जल्दी लेगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो वही है, द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन टेंडेंसी टू लूज मेटल और गेन फॉर नॉन मेटल। लूज कौन करेगा जी, मेटल करेगा, और गेन कौन करेगा आपका, नॉन मेटल करेगा। किसका, इलेक्ट्रॉन का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, एक पीरियड में ही ले लेते हैं, जैसे सोडियम है आपका, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। आर्गन को तो छोड़ देते हैं, वो तो डू नथिंग, आपको पता है वो क्या है, नोबल है, डू नथिंग। तो सोडियम में अगर हम लोग देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। उसके बाद इससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव मेटल, क्योंकि इसको क्या करना है, दो देना, तो दो आसानी से नहीं छोड़ेगा। तो क्या, टेंडेंसी टू लूज, तो टेंडेंसी टू लूज इसके मुकाबले इसमें थोड़ा सा घट जाता है। ठीक है, और वहीं पर इसमें जाएंगे तो इस इन दोनों के मुकाबले क्या हो जाता है, थोड़ा सा इसमें घट जाता है। तो क्या, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है आपका, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। इसका क्या, इसका क्या,
ये सबसे कम रिएक्टिव होता है, मतलब ये लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट सबसे कम रिएक्टिव। इसको शेयर करना है, लेना देना से नहीं, शेयर करना है। ठीक है, फिर फोस्फोरस में, फोस्फोरस क्या करना है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन कोई भी देने में थोड़ा सा सोचेगा ना जी, कोई भी देने में थोड़ा सोचेगा। तो इसका जो रिएक्टिविटी है इसके मुकाबले इसको 2 लेना है, इसको कोई इससे जल्दी 2 दे देगा। ठीक है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू फास्फोरस। अब क्लोरीन को एक ही लेना है तो वो मोस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। तो वही है, रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। केमिकल रिएक्टिविटी आपका डिपेंड इसी पे करता है कि कोई भी एलिमेंट अगर वो मेटल है तो लूज कितना जल्दी कर दे रहा है, जितना जल्दी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, उतना ज्यादा रिएक्टिव। ठीक है, और वही नन मेटल का बात करें तो गेन कितना जल्दी कर रहा है, अरे भैया इसको एक ही चाहिए तो तुरंत गेन कर लेगा। ठीक है, इसको 2 चाहिए तो गेन करने में थोड़ा सा, एक लेगा फिर 2 लेगा, थोड़ा सा तो लगेगा ना। फिर इसको 3 3 चाहिए तो तीनों में अगर देखे तो सबसे आसानी से गेन कौन करेगा आपका, क्लोरीन करेगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्टिविटी आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चा लोग, तो वहीं पर अगर देखते हैं ट्रेंड में देखते हैं तो क्या, केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। अगर ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, मेटल्स का, मेटल्स में जाएंगे ऊपर से नीचे, अगर मेटल्स में जाएंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे अगर देखेंगे क्या हो रहा है जी, साइज आपका ये है भाई, ये साइज क्या होते जा रहा है आपका, बढ़ते जा रहा है। अरे साइज जब बढ़ते जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी भी बढ़ते जा रहा है। इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी तो आराम से दे देगा। ठीक है, तो आराम से देते जाएगा, आराम से देते जाएगा तो रिएक्टिविटी तो बढ़ते जाएगी, जितना आसानी से देगा इलेक्ट्रॉन उतना आसानी क्या क्या उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन हो जाएगा आपका, सीरियम, क्योंकि फ्रांसियम का एक्चुअल हम लोग को पता नहीं है, ये रेडियो एक्टिव है इसलिए हम लोग को इसको पता नहीं है। ठीक है, वही नन मेटल की तरफ अगर आएंगे, अगर हम लोग नन मेटल की तरफ आएंगे ऊपर से नीचे की तरफ, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन का टेंडेंसी तो घटते जाएगा। क्यों घटेगा, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी किस पे डिपेंड करता है, आपका न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है जितना ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन को उतना अच्छा से गेन कर सकता है। यहाँ पर देखेंगे अगर न्यूक्लियर चार्ज का क्या हो रहा है, इस पे इफेक्ट क्या हो जा रहा है आपका, कम हो जा रहा है, धीरे धीरे दूरी बढ़ते जा रही है, तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट क्या होते जा रहा है आपका, घटते जा रहा है। तो नन मेटल में क्या होगा आपका, ऊपर से नीचे जैसे जैसे आएंगे नन मेटालिक कैरेक्टर आपका घटेगा। ऑब्वियसली नॉन मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन करने का टेंडेंसी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो नॉन मेटल में ऊपर से नीचे अगर आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा। वहीं नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। तो इन दोनों को कंक्लूड करके सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा आपका, फ्लोरीन होगा। ठीक है, तो मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका सीजियम है, मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका सीजियम। नन मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है आपका, फ्लोरीन। ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, और मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव सीजियम। कोई दिक्कत, चलो ये हो गया। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फॉर मेटल, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस, व्हाइल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फॉर नॉन मेटल, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। ऊपर से नीचे अगर आएंगे तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब देख लेते हैं। वैलेंस वैलेंसी तो हम लोग देख ही लिए हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं सबसे पहले। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग होता है, व्हाट इज मेल्टिंग, देखो जब सॉलिड जो होता है आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मेल्टिंग बोलते हैं। और वो मेल्टिंग को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है, तो वो स्पेसिफिक टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट, जब मेल्ट करना शुरू हो जाता है, ठीक है, मेल्ट हो जा करना शुरू हो जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। उसी तरह से बॉइलिंग क्या होता है आपका, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होता है। तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस समय आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाँ, तो अगर मेटल का हम लोग बात करें, मेटल का बात करें तो हम लोग पहले पढ़े पिछले क्लासेस में, हम लोग देखे थे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है आपका, ये होता है मेटालिक रेडियस। बतलाए थे कि हम लोग वहां पर फ्री स्टेट में देखे थे, रेडियस क्या देखे थे, फ्री। एक्चुअली फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, सारा का सारा किसमें, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मेटल्स है तो ये मेटालिक बॉन्ड बना करके, मेटालिक बॉन्ड देखो ये एक
एटम है किसी मेटल का और दूसरा एटम, ठीक है, कुछ इस तरह से आपस में ऐसे लगे हुए चिपके हुए होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है इसको। और ये ऐसे ऐसे और बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो, ठीक है, इसको कर्नल बोलते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऐसे फ्लोट करते रहता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चारों तरफ। तो ये है आपका मेटालिक बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड हो गया आपका, मेटालिक बॉन्ड। उसी तरह से आपका दूसरा तरह का जो बॉन्ड होता है वो कोवालेंट बॉन्ड होता है, इस तरह का होता है, जिसको हम लोग पढ़े थे एटॉमिक रेडियस में। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का आधा कर देते हैं तो डिस्टेंस हो जाता है। तीसरा जो टाइप का होता है, जनरली गैसियस मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो आपका कुछ इस तरह का होता है। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, कैसे पता करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस यहाँ पर पता करेंगे। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हम लोग नहीं पता करते, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पता करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये एक दूसरे से अट्रैक्टेड है, एक दूसरे से क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं, ऐसे ही रहते हैं, नजदीक नजदीक। इस अट्रैक्शन, इस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं वैंडर वाल फोर्स, ठीक है, वैंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो तीनों में अगर हम लोग देखें, तीनों में अगर हम लोग देखें, तो उसी से हम लोग क्या हो सकता है, हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो मेटल में आपका देखेंगे, हम लोग मेटल में देखेंगे। तो मेटल में क्या होता है आपका, ऊपर से नीचे जैसे डाउन द ग्रुप हम लोग आ रहे हैं, डाउन द ग्रुप हम लोग आ रहे हैं। तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम क्या होते जा रहा है आपका, डिक्रीज होते जा रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को एक तरह से खींच रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज कर रहा है। वहीं नन मेटल्स का अगर हम लोग बात करें, तो नन मेटल्स वैंडर वाल फोर्सेस से आ जाएगा। नन मेटल्स में क्या होता है आपका, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है आपका, इंक्रीज करता है। जैसे ऊपर से नीचे हम लोग जाएंगे, ऊपर से नीचे अगर जाएंगे तो इंक्रीज करता है, यहाँ से ऊपर से नीचे हम लोग जा रहे तो क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था, डिक्रीज। तो ऊपर से नीचे जाएंगे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसमें क्या होता है आपका, वैंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे ध्यान से देखो, वैंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, जितना बड़ा, ये छोटा छोटा है, ठीक है, ये बड़ा, अगर मॉलिक्यूल्स का साइज ये बड़ा बड़ा हो गया, ये बड़ा बड़ा हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा हो जाएगा। तो साइज अगर इंक्रीज करेगा तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, ज्यादा होगा, क्योंकि फ्यूज करना है। मेल्ट करना मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स को फ्यूज करना है। ये जो मॉलिक्यूल्स है आपका, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, इसको दूर दूर भागना, फ्यूज करना है, दूर दूर जाना है, ठीक है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा रहेगा तो क्या दूर दूर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, बहुत कम दूर दूर जा पाएगा, थोड़ा थोड़ा दूर जा पाएगा। इसलिए क्या होता है, जैसे जैसे साइज बढ़ते जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाता है इन द सेंस क्या होते जाता है आपका, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज करते जाता है। अरे फ्यूज ही नहीं होगा जल्दी, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पकड़ के रखेगा उसको, फ्यूजन होगा तब ना, डिफ्यूज फ्यूज होगा तब ना, एक दूसरे से दूर दूर जाएगा तब तो वो क्या होगा आपका, मेल्ट करेगा। ऐसा होगा ही नहीं, जल्दी नहीं होगा, ठीक है। और अक्रॉस द पीरियड अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, यूजुअली इंक्रीज करता है, कहाँ से कहाँ तक जी, अप टू ग्रुप 14। अप टू ग्रुप 14 मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर देखें, यहाँ से यहाँ, इस जगह से इस जगह तक देखें, तो यूजुअली क्या करता है आपका, इंक्रीज करता है। यूजुअली ध्यान से देखना, यूजुअली इंक्रीज करता है। अब क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें क्या है, इस जगह पर जी मेटालिक बॉन्ड है। अब मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ जितना बढ़ते जाएगा, अब स्ट्रेंथ देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है ना। अब यहाँ इधर से हम लोग इधर जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होते जा रहा है आपका, बढ़ते जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण क्या हो रहा है आपका, साइज छोटा होते जा रहा है। ये साइज से पहले ये साइज था, अब साइज छोटा होते जा रहा है, ठीक है, साइज आपका छोटा होते जा रहा है। साइज जब अगर छोटा होते जा रहा है तो क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका बढ़ते जा रहा है तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, लेकिन नॉन मेटल में फिर क्या आ जाता है आपका, वैंडर वाल फोर्सेस आ जाता है, वैंडर वाल फोर्सेस आता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो होता है, जैसे फोस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन, ये किस तरह से एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फोस्फोरस को देखोगे तो आप P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर को देखोगे तो S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन को देखोगे देखोगे तो Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अरे S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कहने का मतलब इसका मॉलिक्यूल तो बहुत बड़ा होगा ना,
आठ आठ सल्फर है। तो मॉलिक्यूल इसमें बहुत बड़ा, मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल का साइज, अरे बहुत बड़ा साइज मतलब वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा। ठीक है, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर देखें वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा। तो अगर हम लोग देखेंगे फोर्स ऑफ मेल्टिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे लेफ्ट टू राइट में देखेंगे, जैसे सोडियम का हम लोग एग्जाम्पल देख लो, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, इसका देखते हैं। तो क्या हो रहा है 14 तक यूजुअली क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है। 98 हो गया इसका, 650 हो गया इसका, 660 हो गया इसका, 1410 हो गया इसका। फॉस्फोरस का अचानक से क्या हो गया, घट गया 44.2। फिर सल्फर का बढ़ गया 115.2 ना, बढ़ गया। ठीक है, तो यूजुअली यहां से यहां तक क्या किया, इंक्रीज किया, यहां से यहां क्या किया, इंक्रीज किया। फिर आपका क्या करता है, डिक्रीज करने लगता है। फिर क्या करने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। अब डिक्रीज का डिपेंडेंसी है को मॉलिक्यूल का साइज कितना बड़ा है, क्योंकि इधर क्या चलने वाला है, वैंडर वाल फोर्सेस चलने वाला है। मॉलिक्यूल्स का अगर साइज छोटा होगा, जैसे एस, आपका साइज ऑब्वियसली फॉस्फोरस से सल्फर का साइज क्या है आपका, छोटा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड कर रहा है। फॉस्फोरस से सल्फर का साइज छोटा है, लेकिन इसमें वैंडर वाल फोर्स जो है बड़ा लग जा रहा है, क्योंकि सल्फर 8 फॉर्म में, एस 8 फॉर्म में, तो साइज बहुत बड़ा हो गया। तो वैंडरवाल फोर्सेस बहुत ज्यादा होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा सल्फर से क्या हो जाता है आपका, ज्यादा हो जाता है। कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं, समझ में आ गया ये? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से समझाते हैं। देखो हम लोग लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट इस पर्टिकुलर पीरियड में, हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इस पार्टिकुलर पीरियड में, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली बढ़ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग क्या होता है आपका, फ्यूजन होता है। जैसे ये आपका मैटर है कोई, ठीक है, इस तरह से आपका जो इसमें पार्टिकल्स है वो एम्बेड ऐसे लगे हुए, तो मेल्ट कब करेगा, जब ये एक दूसरे से दूर दूर भागेगा, एक दूसरे से क्या होगा, दूर दूर जाएगा, तब क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और दूर दूर चला जाएगा तो गैसियस स्टेट में चला जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो ये दूर दूर तो जाना नहीं चाहेगा ना, नजदीक ही रहेगा, दूर दूर जाने में इसको मुश्किल होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, तो आपको पता है अभी कि जो बॉन्ड होता है दो तीन तरह का, जो रेडियस हम लोग बनाते हैं वो तीन तरह का, मेटालिक रेडियस, ठीक है, ये हो गया आपका मेटालिक रेडियस, जहाँ पर इस तरह से लगा हुआ सटा हुआ बस होता है। ठीक है, कोवालेंट रेडियस ये हो गया। फिर वेंडर वाल रेडियस होता है, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में, अगर गैसियस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ठीक है, तो आपका इस तरह से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो रेडियस होगा इन दोनों के बीच का, ये जो डिस्टेंस है इसका आधा, ये जो है रेडियस। तो ये जनरली आपका नॉन मेटल्स होता है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो होते हैं उसका होता है। ठीक है, तो ये जितना बड़ा होगा आपका, ये जो मॉलिक्यूल जितना अगर इतना बड़ा होगा, ग्रेविटेशन में आप पढ़े हो कि मास बढ़ने से क्या होता है आपका, ग्रेविटेशनल पुल आपका बढ़ जाता है। तो ऐसे ही समझो ना कि वेंडर वाल फोर्स भी आपका जो है अगर इंक्रीज कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वेंडर वाल फोर्स जो हो जाएगा, मॉलिक्यूल बड़ा होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगने वाला है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो एक दूसरे के नजदीक जाएगा, एक दूसरे के नजदीक बहुत जल्द जाएगा, तो इसको दूर भेजना, मेल्ट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, फ्यूज करवा रहे हैं, तो दूर भेजना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो न्यूक्लियर चार्ज इधर बढ़ रहा है, लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर कौन सा है जी, वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। मेटालिक रेडियस नहीं, वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे काम करता है, वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका साइज पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल के साइज, मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा, वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा। ठीक है, तो सल्फर का अगर हम लोग देखें मॉलिक्यूल, तो सल्फर आपका नेचर में एस 8 के फॉर्म में पाया जाता है। तो एसिड तो बहुत बड़ा होगा ना जी, इन कंपैरिजन टू फॉस्फोरस, फॉस्फोरस आपका पी4 के फॉर्म में पाया जाता है, इतना छोटा। ठीक है, तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में एक मॉलिक्यूल अगर हो गया ये सल्फर का, दूसरा मॉलिक्यूल इतना बड़ा, तो सल्फर का फोर्स ऑफ, सल्फर और सल्फर दोनों एसिड, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, तो अलग करना है हमको, मेल्ट करवाना मतलब अलग करना है। अब अलग करने में दिक्कत होगा, इसका साइज देखो पी4 इतना छोटा है, अलग आराम से हो जाएगा। साइज क्या है आपका, छोटा छोटा है,
मतलब आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए, दिक्कत समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम्म मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देख लिए। अब देखते हैं हम लोग डेंसिटी के बारे में। ठीक है, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है आपका, एलिमेंट अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड इधर से इधर हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगा, डेंसिटी आपका इंक्रीज करेगा। मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका, घट रहा है, मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। कभी कभी स्लाइटली डिक्रीज में भी नोटिस, कि गैसियस मॉलिक्यूल्स जाता है तो स्लाइटली डिक्रीज आपका दिखेगा आपका। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आप डाउन जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे, तो आपका क्या होगा, डेंसिटी हमेशा और हमेशा इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, फॉर एग्जांपल ले लें, तो जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। ठीक है, तो सोडियम का जो आपका डेंसिटी होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 1, मैग्नीशियम का 1.7 होता है, एल्युमिनियम का 2.7 होता है। क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, 2.3 होता है। फॉस्फोरस का वही थोड़ा सा घट जाता है, वही सल्फर का क्या हो जाता है, फिर से बढ़ जाता है, 2.1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही आपको समझना है, मास वॉल्यूम, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, मास बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन साथ साथ मास भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मास पर वॉल्यूम क्या होता है आपका, उस पर डिपेंड करता है कौन, डेंसिटी उस पर डिपेंड करता है। तो डेंसिटी इस तरह से इंक्रीज करता है। कभी कभी क्या होता है, स्लाइटली डिक्रीज भी आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पर आपका इसमें दिख रहा है, फॉस्फोरस में दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ऊपर से नीचे अगर जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम, सीजियम, तो ऊपर से नीचे आने में हमेशा और हमेशा क्या होगा, पड़ेगा। लिथियम का 0.54, इसका 0.97, इसका 0.86, इसका 1.53, इसका 1.87 होता है। ये होता है इसका डेंसिटी। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा। अब आते हैं हम लोग, ये खत्म हो गया डेंसिटी पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आने वाले क्लासेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसको बोलते हैं, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, या फिर आयोनाइजेशन इंथाल्पी भी बोलते हैं। होता क्या है ध्यान से देखो, ये एक आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, अब इसमें क्या प्रेजेंट है आपका, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट है आपका, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अभी तो ये आयंस के फॉर्म में नहीं है, मान के चलो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव, आयंस के फॉर्म में नहीं क्योंकि न्यूट्रल है। तो आयोनाइजेशन क्या, आयोनाइजेशन आयंस के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड, जो एनर्जी आपका रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिवली गैसियस आयन। कौन सा गैस, गैस का बात हो रहा है, आइसोलेटेड वो भी अलग अलग, ठीक है, साथ में मिला हुआ नहीं, आइसोलेटेड। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, या फिर आयोनाइजेशन इंथाल्पी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है आपका इंडोथर्मिक है। ये कैसा प्रोसेस है आपका जी, इंडोथर्मिक, क्योंकि इंडोथर्मिक में क्या होता है, बाहर से आप एनर्जी देते हो, इसलिए ये इंडोथर्मिक हो जाएगा। हाँ, अब एक चीज ध्यान में रखना कि फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल और थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते जाएंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आप निकालते जाओगे, वैसे वैसे आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है, एनर्जी जो है आपका बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आप निकालते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, एल्यूमिनियम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जी, 3। क्या होता है, 283 होता है ना, आउटर मोस्ट में 3। एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो IE1 हो गया। ठीक है,
दो, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन गया, Al प्लस बना। ठीक है, फिर इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बन गया आपका, Al2 प्लस बना, जिसको क्या बोले, IE2 बोले। ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन भी हम लोग निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है जी, Al3 प्लस बन जाता है, Al3 प्लस। तो ये क्या हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी 3 हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी 3 हो गया। तो सक्सेसिव जो होता है आपका इंक्रीज कर जाता है, और इंक्रीज करने का रीजन ये है कि जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन निकाले, यहाँ पर का जो पॉजिटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियर चार्ज है, वो क्या करने लगेगा, इसको खींचने लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अभी क्या हो गया, कम हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन कम हो गया, साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, खींचेगा तो। अब साइज थोड़ा सा खींचेगा तो छोटा हो जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्ज का क्या हो रहा है, आप अभी आपका बढ़ रहा है, बढ़ गया थोड़ा सा, आपका न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ गया इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन। फिर अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे, ये थोड़ा सा क्या हो गया, साइज छोटा हो गया है। आपको पता है ना, कटायन का साइज थोड़ा सा छोटा होता है इन कंपेरिजन टू अनायन, और इन कंपेरिजन टू न्यूट्रल। न्यूट्रलिटी में क्या होता है, कटायन का साइज थोड़ा छोटा आता है, और जितना नजदीक रहेगा न्यूक्लियस के, उतना ज्यादा उस पर न्यूक्लियर चार्ज लगेगा। तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दे तो और इसका साइज कुछ इस तरह से हो जाएगा जी, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, और इसको पुल करेगा, न्यूक्लियर चार्ज इसको और अपने तरफ खींचेगा, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में इसमें और भी ताकत लगने वाला है। इसीलिए क्या है, आपका जो सक्सेसिव सक्सेसिव रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम ऑलवेज रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज लेस देन सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इज लेस देन थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है आपका, तीसरा जो इलेक्ट्रॉन निकालने का वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। अब इसका डिपेंडेंसी का बात करते हैं, तो किस पे डिपेंड करता है, ध्यान से देखो। एटम का साइज अगर बड़ा रहेगा, एटम का साइज जैसे ये है, ये एटम का साइज है, अगर बड़ा रहेगा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो है न्यूक्लियर चार्ज जो है आपका, ये जो है चार्ज, ठीक है, वो कम लगने वाला है। क्या लगने वाला है, ये जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज कम लगने वाला है। ठीक है, ये खींचेगा कम, अट्रैक्शन कम होगा, तो इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब इस पे एनर्जी कम देना होगा। ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी दिया, निकल गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, तो एटॉमिक साइज जितना बड़ा बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, उस पर न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। एटॉमिक रेडियस जितना बढ़ते जाएगा, उस पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होते जाएगा, आपका घटते जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज घटते जाएगा तो क्या होगा, आप इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को आप आराम से निकाल सकते हो। वहीं अगर न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, तो अगर अक्रॉस द पीरियड आप देखे थे, आपका सेल तो एक ही है ना, वही सेल है, अक्रॉस द पीरियड आपका सेल तो वही रहता है, लेकिन साइज धीरे धीरे क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है। छोटा होने का रीजन क्या है, न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ते जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में, इलेक्ट्रॉन निकालोगे उस आइसोलेटेड गैसियस एटम से, तभी वो आयनाइज होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ताकत ज्यादा लगने वाला है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि कम ताकत अब लगने वाला है। ठीक है, हाँ, कुछ और एक्सेप्शन भी है यहाँ पर। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में ये है कि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल या हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल या फुल फील्ड ऑर्बिटल, डी में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, डी 5 ऑर्बिटल होता है जी, 1 2 3 4 और 5, इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसको 5 भर दें, 1 2 3 4 5, 5 भर दें, ठीक है, 5 भर दें, ये क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। 10 भरे तो क्या था, फुल फील्ड था। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेबल होता है प्रीवियस वाले से। जो प्रीवियस वाला होता है उसे क्या होता है, आपका एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, ये आपका क्या है, थोड़ा सा एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, फॉर एग्जाम्पल देख ही लो, एग्जाम्पल से समझने में ज्यादा मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग, जैसे लिथियम का देखेंगे हम लोग, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियोन हो गया। ठीक है, ये तो नोबल गैस है, नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हो, तो नोबल अगर उससे निकालना चाहोगे तो भैया वो तो देखो ऑक्टेट जिसका पूरा हो गया। ठीक है, गड़बड़ है ना,
अगर इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, लिथियम का क्या होता है जी, 1s2 2s1, ठीक है। बेरिलियम का 1s2 2s2, बोरोन का 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। पुराने लिखते हैं। कार्बन का क्या हो जाएगा जी, केवल पी वाला लिखते हैं जी, 2p2, नाइट्रोजन का 2p3, ऑक्सीजन का 2p4, फ्लोरीन का 2p5 और नियोन का 2p6। तो यहाँ पर देखें कि ये क्या है आपका हाफ फील्ड और ये क्या है आपका फुल फील्ड। वैसे यहाँ पर S2 जो है हाफ फुल फील्ड है और यहाँ S1 क्या है आपका हाफ फील्ड है, ठीक है। तो अगर हम लोग वहाँ जैसे पिछले जैसे हम लोग देखें कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो ट्रेंड तो ये चलने वाला था, लेकिन ट्रेंड देखो क्या चलेगा, ध्यान से देखो। सबसे लीस्ट स्टेबल, सबसे लीस्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा, जिसमें मत थोड़ा सा एनर्जी लगाइए, वो निकल गया, वो लिथियम होगा। लिथियम के बाद आ जाएगा आपका, देखो ध्यान से, ये जो बेरिलियम है ये क्या है, थोड़ा सा आपका फुल फील्ड है, ठीक है। तो इस बोरोन से क्या हो जाएगा, थोड़ा आगे चला, ये कहाँ चला जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। मतलब लिथियम के बाद कौन आ जाएगा आपका, बोरोन आ जाएगा। बोरोन के बाद आएगा आपका बेरिलियम, बेरिलियम के बाद फिर कार्बन, वैसे ही चलेगा नॉर्मल, ठीक है। कार्बन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल नाइट्रोजन वाला, तो नाइट्रोजन वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा, किससे, ऑक्सीजन से। मतलब इसमें आयनाइज करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। आयनाइजेशन हाफ फील्ड, ज्यादा स्टेबिलिटी, ज्यादा स्टेबल से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो दिक्कत है, ठीक है। तो कार्बन के बाद कौन हो जाएगा जी आपका, नाइट्रोजन, सॉरी, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फिर कौन हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फिर कौन होगा आपका, फ्लोरीन, ठीक है। और सबसे ज्यादा किसमें लगने वाला है आपको, नियोन। क्यों नियोन में, क्योंकि ये फुल फील्ड है, सबसे ज्यादा स्टेबल। तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है आपका, हाफ फील्ड और फुल फील्ड पे भी आपका डिपेंड करता है। ये भी ध्यान रखना कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल जो है थोड़ा सा आपका ज्यादा स्टेबल है। इसी कारण क्रोमियम जो था उसका एक्सेप्शन था। क्रोमियम में देखे थे ना, आपका क्या था, D5 हो जा रहा था, D5 हो जा रहा था, 4s1 D5 ऐसा हो जा रहा था, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड जो होता है जहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, इसके लिए। तो ये जो है आपका एक्चुअल ट्रेंड चलने वाला है, समझ में आया, चलो, ठीक है। तो आगे देखेंगे, अब ट्रेंड्स देखते हैं अक्रॉस द पीरियड। अगर देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है अक्रॉस द पीरियड। अभी तो देखिए अक्रॉस द पीरियड ही ना, देखिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बट क्या है, कुछ कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यही है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होते हैं, थोड़ा सा उसमें स्टेबिलिटी जो होता है एक्स्ट्रा स्टेबल वो हो जाता है। समझ में आया, कोई दिक्कत, चलो। अगर ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, अरे ऊपर से नीचे में क्या दिक्कत है, ऊपर से नीचे में हाफ फील्ड और फुल फील्ड से तो मतलब नहीं है। ऊपर से नीचे आएंगे तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड से तो मतलब नहीं, क्योंकि ऊपर से नीचे में पूरे का पूरे आपका जो एलिमेंट्स जितने भी एटम्स है, सबका आउटर मोस्ट सेल में तो सेम इलेक्ट्रॉन है। तो हाफ फील्ड फुल फील्ड का तो चर्चा ही नहीं होगा। अगर इसमें आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके नीचे वाला में भी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ 8 नीचे, ठीक है। इसके वाला में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर उसके नीचे भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो डिपेंड नहीं करता, तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगा, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो आपको निकालने में एनर्जी जो है बहुत कम लगने वाला है, ठीक। तो ये जो ट्रेंड देखे इसमें, तो ये जो ट्रेंड से हम लोग एक क्या कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन ये होगा कि सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा आपका, सीजियम का होगा, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी। और सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा जी, आपका हीलियम का होगा, ठीक है। क्योंकि ये सबसे छोटा होगा, ये इसका साइज सबसे छोटा, एक ही है ना, एक ही ऑर्बिटल, सबसे साइज ज्यादा छोटा, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा, इसमें न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम लग पाएगा, क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, सीजियम का होगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा आपका, हीलियम का होगा। अगर हम देख लें किलो जूल पर मोल में, अगर हम लोग इसका वैल्यू देखें, तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम हो जाएगा 372 किलो जूल पर मोल होता है इसका, ठीक है। वहीं अगर सीजियम का हम लोग देखें तो 375 किलो जूल पर मोल होता है, किलो जूल पर मोल होता है, ये इसका एनर्जी होता है,
energy required to ionize the electron. That's all. Thank you class, thank you for today. Have a nice day. Hope you like the video. Thank you.